अभी हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, लेकिन किसकी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। यानी कि कुल मिला के अब हम ये पढ़ेंगे कि जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है ना केमिकल काइनेमेटिक्स के अंदर, वो कैसे निकलती है, क्योंकि ये डेरिवेशन हमारे पास सीधा का सीधा 3 नंबर की एग्जाम्स में पूछी जाती है और डायरेक्ट रिजल्ट्स हमारे न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज होता है। तो शुरू करते हैं। देखो हमारे पास में है सबसे पहले कि मैं बात कर रही हूँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की ना सबसे पहले जर्नल इक्वेशन लिख लेती है कि जो आपका रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में। R इज रिएक्टेंट, P इज प्रोडक्ट। तो हमने ये माना कि जब आपने रिएक्शन को शुरू कराया, यानी कि जब आपने टाइम लिया 0 सेकेंड, आपने एक टाइमर सेट कर दिया कि इतने टाइम के अंदर मुझे रिएक्शन कराकर देखनी है। तो जब मैंने टाइम को लिया 0 तो आपका रेट मैंने मान लिया कि भाई R0 था, ठीक है। यानी इनिशियल रेट मैंने यहाँ पे शायद लिखा होगा R0 मैंने क्या मान लिया? इनिशियल रेट जब टाइम कितना था? 0, ठीक है। इसके बाद में देखो हमारे पास में मैंने लिखा कि जब आफ्टर टाइम t, यानी कि जब आपका टाइम क्या हो गया? t हो गया, तो हमने क्या देखा कि जो आपका फाइनल रेट है अब वो क्या हो चुका है? आपका कैपिटल R। यानी पहले अगर रेट आपके पास R0 था तो अब वो रेट कितना हो चुका है? R हो चुका है, ठीक है। तो इनिशियल रेट कितना था आपका? t इज इक्वल टू 0 और फाइनल रेट कितना था आपका? रेट नहीं, देखो इनिशियल रेट को हमने R0 से रिप्रेजेंट किया। फाइनल रेट का मतलब क्या है कि मान लिया 5 सेकंड के बाद में उस चीज का रेट निकालना चाहते थे, तो हमने देखा कि मान लिया कि ये t की वैल्यू ये है इनिशियल टाइम, ये है फाइनल टाइम। चाहे लिख लो ये है अपने पास में इनिशियल टाइम या फिर जब आपके पास में रिएक्शन स्टार्ट हुई, और ये है फाइनल टाइम, ठीक है हमारे पास में। तो इनिशियल टाइम पे जो रिएक्टेंट की अमाउंट थी, यानी हाँ रिएक्टेंट की अमाउंट थी वो थी R0, और जब आपने उस रिएक्शन को बंद करा या फिर जिस पॉइंट पे आप उस रिएक्शन का रेट निकालना चाहते हो उस टाइम उसकी कंसंट्रेशन हो चुकी थी R। मान लिया अगर आपने पहले 1 मोल आपने क्या ली थी, मान लिया आपने कंसंट्रेशन पहले कितनी ली थी? सपोज आपने ली थी 1 मोल पर लीटर की कंसंट्रेशन। जैसे ही आपके पास में टाइम t आया, मान लिया 5 सेकेंड का आपने टाइम लिया, तो उसकी कंसंट्रेशन अब हो चुकी है 0.25 मोल पर लीटर। तो हमें समझ में आया कि क्या मैं बोल रही हूं। मान लिया कि अगर आपके पास में जब 0 टाइम था तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी? 1 मोलर या फिर 1 मोल पर लीटर। जब आपने उसको मीजर किया तो उस टाइम रिएक्टेंट घटकर कितना हो चुका था? 0.25 मोलर हो चुका था आपके पास में, ठीक है हमारे पास में यहाँ पर। अब देखो तो हम रेट को कैसे लिखते हैं? अगर हम लिख रहे हैं रिएक्टेंट के लिए और जब हम रेट लॉ निकालते हैं तो हम हमेशा रिएक्टेंट को यूज करते हैं, कभी भी प्रोडक्ट मत लिख देना, ना डेफिनेशन में ना कहीं और, वरना गलत हो जाएगा। तो रेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे -dr/dt। d का मतलब होता है जो चेंज हुआ आपका रिएक्टेंट की अमाउंट के अंदर, और dt आपका होगा जो चेंज हुआ आपका टाइम के अंदर। d रिप्रेजेंट करता है आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन को, और या फिर आप बोल सकते हो चेंज को, भाई कितना चेंज आया। माइनस का साइन क्यों आया? क्योंकि आप यहाँ पर रेट लो को रिप्रेजेंट कर रहे हो, रेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो किसके? आप रिएक्टेंट की, ठीक है। अब हम ये पढ़ते थे कि जीरो ऑर्डर की जो रिएक्शन होती है ना, उस वाली रिएक्शन के अंदर जो रेट होता है आपका, वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। कंसंट्रेशन के ऊपर 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप कंसंट्रेशन को कितनी भी चेंज कर लो, मतलब कंसंट्रेशन के चेंज होने से रेट पर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो कंसंट्रेशन की पावर अगर 0 है या फिर किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो वो आपके पास में किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, ठीक है यहाँ तक की बात। तो अब देखो हमारे पास में रेट किसके बराबर आ गया? -dr/dt के बराबर। तो देखो -dr/dt किसके बराबर बच गया? ओनली रेट कांस्टेंट के। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन की पावर 0 यानी कि 1 हो गया अपने पास में। फिर हमने क्या करा, इस dt को कर दिया इधर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया -dr इंटू में kdt, ठीक है यहाँ तक की बात। फिर क्या करा, इस वाले माइनस के साइन को हम इधर ले गए, तो ये हो गया D इंटू में kdt, ठीक है। अब मुझे ना इस डिफरेंशियल को हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि ये जो डिफरेंशियल है ना, डिफरेंशियल को अगर आपके पास में डिफरेंशियल मतलब डी का मतलब होता है आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, डिफरेंशिएशन को हटाने के लिए हम करते हैं इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि आप एक छोटे से टाइम पॉइंट के लिए निकाल रहे हो किसी चीज को, या फिर अगर आपको मतलब यूं मान लो कि जैसे हाँ ये पूरा का पूरा ना बोर्ड था आपके पास में, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि आप इस बोर्ड के अगर बहुत सारे टुकड़े कर दो तो आप सिर्फ इस किसी एक टुकड़े की वैल्यू निकाल रहे हो, और अगर आप इसी की इंटीग्रेशन कर दोगे मतलब आपने बोर्ड के सारे टुकड़ों को जोड़ दिया तो आप उसकी क्या करोगे, इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालोगे। एक छोटे से पॉइंट की जब हमें वैल्यू निकालनी होती है तो हम डिफरेंशिएशन
करते हैं, जब उसी छोटे से एक पॉइंट की आपके पास वैल्यू निकल गई, उससे पूरे के पूरे की निकालनी है तो हम कर देते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हमने क्या करा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जो ये इस टाइप का साइन है ये होता है इंटीग्रेशन का साइन, तो मैंने इधर लगा दिया इंटीग्रेशन का साइन, इधर भी लगा दिया। ठीक है, अब यहां जो मैंने ऊपर दो वैल्यूज लिखी होती है इनको बोलते हैं हम लिमिट। यहां पर जो आपके पास मान लिया कुछ भी वैल्यू लिखी हुई है, जैसे x लिखी हुई है, यहाँ पे y, तो इंटीग्रेशन के साइन के जो इस वाली साइड वैल्यू लिखी होती है लोअर लिमिट और ये होती है अपर लिमिट। मतलब यहाँ आएगी आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन, यहाँ आएगी आपकी फाइनल कंसंट्रेशन। तो देखो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी आपकी R0, फाइनल कितनी होगी R, वहीं पर ही इनिशियल टाइम कितना था 0, फाइनल कितना लिया हमने t लिया। ठीक है, यहां तक की बात। उसके बाद में देखो इंटीग्रेशन का एक कॉन्सेप्ट और होता है कि मान लिया इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास में सपोज माइनस का 5x दे रखा है, तो इसमें जो भी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का मतलब होता है होल नंबर 1 2 3 4 ये सब कांस्टेंट होते हैं, या फिर आपने लिखा हुआ है कि भाई कोई कांस्टेंट है, जैसे मेरे को पता है कि यहाँ पे k कांस्टेंट होता है, तो ये क्या होता है इस इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाता है। अगर अंदर कोई माइनस का साइन होता है तो वो भी बाहर आ जाता है, और इंटीग्रेशन सिर्फ किसकी होती है आपके पास में, जो चीज चेंज हो रही होती है। जैसे मैंने जिसके साथ भी सिर्फ d लगा हुआ होगा उसकी इंटीग्रेशन होगी, बाकी सारा का सारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये चीज क्लियर होगी। अब मैंने यहीं पर क्या करा, माइनस k को बाहर निकाल लिया। ये तो था रिप्रेजेंट। जब अब आप डिफरेंशिएशन करने जाओगे, डिफरेंशिएशन करने से पहले जब आप इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे तो इस तरीके से शो करोगे। अब जब फाइनली मान लिया डिलीवरी बॉक्स आया आपके पास इस तरीके से, खोल लेंगे जब हम उसे, फाइनली हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में इस तरीके के दो स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे इसके साइड में, और जो लिमिट्स इधर लिखी हुई थी, जो ये इधर दो लिखी होती है लिमिट्स बोलते हैं, ये आ जाएंगी इस वाली साइड। नीचे मैंने लिख दिया R0, ऊपर मैंने लिख दिया कैपिटल R। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इंटीग्रेशन के साइन से डिफरेंशियल का साइन क्या हो जाएगा आपका, चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, या फिर आप इसको ये लिख सकते हो एक स्टेप के अंदर, जब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं यहाँ पर, कि ये d तो इस इंटीग्रेशन के साइन से कट गया, तो अंदर क्या बच जाएगा आपके पास में, सपोज ओनली क्या बच गया, r बच गया। ठीक है, अब इस r की जगह पे पहले आपको पुट करनी है ऊपर वाली वैल्यू, फिर नीचे वाली वैल्यू, यानी एक बार इस r की जगह पुट करो कैपिटल R, फिर बीच में माइनस का साइन लगाते हैं, फिर आती है आपके पास में नीचे वाली वैल्यू। यानी हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। ठीक है, ठीक वहां पर भी देखो हम यहाँ पर माइनस k का हमने बाहर निकाल लिया, फिर आपको क्या करना है, इस dt की जगह पे एक बार अपर वाली लिमिट पुट करनी है, उसके साथ माइनस का वैल्यू पुट करके हमें यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू पुट करनी होती है। ठीक है, तो ये क्या बच गया, r माइनस का R0 इज इक्वल टू माइनस का kt, फिर आप इस t को नीचे ले आओ, तो ये बन गई आपकी एक जनरल इक्वेशन रेट कांस्टेंट की, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे माइनस का साइन रहे, तो इस वाले माइनस के साइन को जब मैं इधर लेकर जाऊंगी तो इधर वाली वैल्यूज के साइन हो जाएंगे चेंज, यानी जो R0 माइनस का था ये तो हो जाएगा प्लस का, और जो R प्लस का था ये हो जाएगा माइनस का। ये हमारे पास में इक्वेशन निकल कर आ गई। अब इस वाली इक्वेशन को, यानी जो यहां पर मैंने इक्वेशन लिखी थी, इस वाली इक्वेशन को मैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से क्या करूंगी, मैच करके देखूंगी। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है हमारे पास में y इज इक्वल टू mx प्लस में c। देखो मुझे इस फॉर्म के अंदर अगर इसको लिखना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, जो आपके पास में R0 है ना, इसको तो ले जाओ उधर, क्योंकि जो भी आपके पास में नॉट वाली वैल्यू होती है ये बाद में हमारी बन जाती है c का मतलब होता है इंटरसेप्ट, यानी मैक्सिमम वैल्यू आपके पास में। ठीक है, तो हम इसको उधर ले गए तो r किसके बराबर आ गया, माइनस kt प्लस में R0। अब कंपेयर करो, y एक्सिस पे आएगा आपका r, m का मतलब होता है स्लोप, स्लोप m किसके बराबर है, माइनस k के। x एक्सिस पे मैंने क्या ले रखा था, t, तो x बराबर हो गया t के, और c क्या होगी, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास में R0। अब मतलब समझो, मैंने x एक्सिस नीचे वाले एक्सिस को बोलते हैं, यहाँ पर मैंने टाइम लिया था, y एक्सिस पे मैंने रेट कांस्टेंट लिया था, और क्या हो जाएगा हमारे पास में, जो ये जो नीचे ऐसे जो आपके पास में से स्लोप होता है, स्लोप हमें पता है ना किसको, ढलान को बोलते हैं, तो ये हमारे पास स्लोप है, और स्लोप किसको बोलते हैं, m को। m किसके बराबर है, माइनस k के बराबर। कहां पर काट रहा है y एक्सिस को, R0 पर, क्योंकि मैंने बोला था c होता है इंटरसेप्ट, और c इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो किसके बराबर है, R0 के बराबर। तो ये आ गया आपके पास में ग्राफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, यहीं से अब हम एक हाफ लाइफ और निकाल लेते हैं। ऊपर वाली चीज हमारे पास में क्लियर होगी, तो अब हम ना हाफ लाइफ निकालते हैं। हाफ लाइफ क्या होती है, जब आपका रिएक्टेंट आधा रिएक्ट कर चुका हो तो उस टाइम पर हम निकालते हैं हाफ लाइफ।
क्या जर्नल इक्वेशन आई थी हमारे पास में? जर्नल इक्वेशन आई थी R0 माइनस का R अपॉन का T इज इक्वल टू K। ठीक है, तो यहां पर यानी इनिशियल कंसंट्रेशन तो R0 ही है, अब फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है? जो आपने इनिशियल ली थी उसकी आधी। ठीक है, मुझे क्या निकालनी है? हाफ लाइफ। हाफ लाइफ किससे रिलेटेड होती है? टाइम से रिलेटेड होती है। तो क्या हो जाएगा आपके पास में R0 माइनस का R। ठीक है, अब कितनी होगी R आपके पास में? R0 बाय में हाफ, क्योंकि फाइनल कंसंट्रेशन अब आधी हो चुकी है। नीचे आपके पास में क्या आ जाएगा? टाइम, या फिर इस वाले K को अगर मैं इधर ले आऊं और टाइम को इधर ले जाऊं, हाफ लाइफ थी तो मैंने हाफ लिख दिया। यहां पर एलसीएम लेंगे तो कितना बच जाएगा? 2R0R बाय में 2 अपॉन में K था, यहाँ किसके बराबर? T हाफ के। तो ये क्या बच जाता है? R0 आपके पास में, और नीचे क्या बचेगा? 2K इज इक्वल टू हाफ लाइफ। यानी ये क्या आ गया आपके पास में? हाफ लाइफ का फॉर्मूला। हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या हो गया? R0 अपॉन का 2K। तो यहीं पर ही हमारा खत्म हो जाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की डेरिवेशन। इसके बाद हम फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेशन भी बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला कभी मत भूलना, क्योंकि डायरेक्टली आपसे क्या करे जाते हैं? पूछे जाते हैं। ठीक है।